All right, viewers, before we get on to our big debate, let me cut across to the latest news break that is filtering in right now. Himachal Pradesh hit by landslides and cloudbursts. You have the Chief Minister a short while ago state that Himachal Pradesh is a disaster zone, seeking a package for disaster relief from the centre. Himachal Pradesh now declared disaster hit by the Chief Minister himself. This time around, more than 300 people have died in the state of Himachal Pradesh since June 20th as relentless monsoon and complete climate chaos has triggered cloudbursts, landslides, flash floods and widespread damage to homes, farms and infrastructure. Himachal Pradesh has not seen the kind of infrastructural loss that it has in the last 4 days. Places like Kullu, Manali completely cut off. The downpour has destroyed more than 1,280 houses, damaged dozens of shops and factories, washed away kilometers of roads. Joining me right now is the Chief Minister of Himachal Pradesh, Sukhwinder Singh Sukhu. He's been on ground taking stock of the situation. He himself had said that Himachal this season is a disaster area. सीएम साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, आप अपने दौरे करके आ रहे हैं। अभी हिमाचल में क्या स्थिति है? हिमाचल के हालात पिछले 4 दिन से अच्छे नहीं थे और आज धूप खिली है। सबसे बड़ी समस्या जो हिमाचल के संदर्भ में थी वो मणि महेश के श्रद्धालु फंसे हुए थे। हमने एयरफोर्स से मदद ली है और तकरीबन 1,500 श्रद्धालुओं को हमने बाहर निकाला है, जिसमें से 500 कुछ श्रद्धालु को आज ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करवाया है। सारा सरकार ने खर्चा किया रहने का, खाने का, और उनको किसी तरह उनके घर राजस्थान, कोई बिहार से आए थे, उनको सबको वहाँ छोड़ने की व्यवस्था भी की गई है। मनाली में बहुत ज़्यादा और कुल्लू में बहुत ज़्यादा दोबारा डिजास्टर आया है। पूरे प्रदेश में जो 4 दिन की बारिश हुई, इसने बहुत अधिक नुकसान हिमाचल प्रदेश को पहुंचाया है। मैं कह सकता हूं कि ये आपदा जो है एक क्लाइमेट चेंज का भी असर है और ग्लोबल वार्मिंग का असर के कारण ये सब कुछ हो रहा है। जहां बारिश नहीं होती थी वहां भी अब बारिश हो रही है। लाहौल स्पीति एरिया में कभी हमने सुना नहीं था अपने जीवन काल में कि कभी बारिश हुई है, इस बार वहाँ भी बारिश हुई है। नेशनल हाईवे पूरे टूट चुके हैं और मनाली का और कुल्लू के बीच में जो NHI का रोड है वो तकरीबन पूरी 2-2 किलोमीटर और 500-500 मीटर सड़क बह चुकी है। तो पंचायत के रोडों का भी बुरे हाल है, पीने की पानी की योजनाओं के बुरे हाल हैं हमारे, और जो बिजली जो है वो अभी कुछ क्षेत्रों में अभी आई नहीं है, क्योंकि 4 दिन बारिश के कारण हम उसको ठीक नहीं कर सके। अब उसमें हम युद्ध स्तर पर आज लगे हैं। सीएम साहब, हर साल हिमाचल में आपदा एक नया और बड़ा रूप लेके आती है। 2023 में जो हुआ और अब हम देख रहे हैं 2023 से कहीं गुना ज़्यादा है। 300 मौतें हुई हैं सिर्फ इस साल में क्लाइमेट की वजह से, फ्लड्स की वजह से। आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, आप सही कहते हैं, पर उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें देखने की नहीं है सीएम साहब, कि जो बिल्कुल जो कंस्ट्रक्शन हो रही है अलॉन्ग साइड रिवर बेड्स, वो हम क्यों होने दे रहे हैं? जो नेशनल हाईवे है बिल्कुल रोड के, जो पहाड़ काट के बनाया जा रहा है, बिल्कुल जहां पर नदी है उसके साथ बनाया जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल देती हूं मनाली का ही, जो कुल्लू मनाली के बीच में 2 किलोमीटर की रोड जो आप बात कर रहे हैं वो पूरी तहस नहस हो गई, बह गई। 5 दिन में फिर बनी और पिछले 4 दिन में वो रोड फिर बह गई। देखिए, सरकार को मैं पिछले दिनों होम मिनिस्टर साहब से मिला था और उनसे मैंने अनुरोध किया था कि एक एनवायरमेंटलिस्ट और जितने साइंटिस्ट और IIT के जो वेदर के मामले में स्टडी करने वाले लोग हैं उनकी एक टीम जरूर भेजिए। देखिए, नदियों में पानी तो पहले से भी ज़्यादा आता था, लेकिन जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं इतने ज़्यादा हमने कभी देखे नहीं थे, और क्लाउड बर्स्ट के कारण पूरा का पूरा पहाड़ एकदम काफ़ी पेड़ों को लेकर वो नदी में आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो घर बने होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इस वर्ष हमें ये पिछली 2023 की आपदा से इस वर्ष हमने ये सबक सीखा था। इस बार जो हमारी जानें हैं वो कम गई है
इस समय 350 के करीब हमारी जो मौत है वो हुई है। और पिछले 4 दिन की अत्यधिक बारिश ने प्रदेश के जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। हमने सभी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट है सब अभी 7 तारीख तक बंद रखे हैं। और मौसम विभाग की सूचना के अनुसार कि अगले 2 दिन में अगर हमारा मौसम ठीक रहता है तो जो हमारा सेब है उसको हम मंडियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जगह हमारे बागवानों का सेब बगीचे में भी सड़ सकता है। ऐसी बुरी हालत इस बार 2023 से ज़्यादा आपदा हमारे प्रदेश में आई है। पर सीएम साहब, हर साल यही चीज होता है, यही चीज होती है। एक पैकेज मांगा जाता है सरकार से रिलीफ के लिए। 2023 में यही हुआ। जो भी बन चक्कर लोगों ने अपने घर वापस बनाए, पर इस बार वही आपदा। किलोमीटर्स जो हाईवे है वो बह गए हैं, हजारों घर बह गए हैं। हर साल अगर हिमाचल इसी आपदा से गुजरेगा तो कैसे एक विकसित देश, विकसित स्टेट बन पाएगा सीएम साहब? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है, पॉलिसी चेंज की जरूरत है। देखो, मिटिगेशन और प्लानिंग वक्त के साथ बदलते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नई योजनाएं आती है और जो नालों के साथ और नदियों के साथ है उसके लिए हमने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट को लागू कर दिया जब 2023 में आपदा आई थी। कई एरिया को हमने ग्रीन डिक्लेयर कर दिया है। पर प्रॉब्लम क्या है, जब क्लाउड बस्ट ही ग्रीन एरिया में होगा वहाँ कोई घर नहीं होता है। क्लाउड बस्टिंग जब होती है वहाँ कोई घर नहीं होता, एकदम इतना अधिक पानी आता है, इतने सारे पेड़ों को उखाड़ कर फिर वो बीच में बहुत छोटा सा नाला बहुत बड़ा नाला बन जाता है। उस नाले के इर्द गिर्द जितने भी घर हैं उनको बहा के वो सारा नदी में लेकर जाता है। मैं यही के बात कह रहा हूँ कि हमारी मिटिगेशन और प्लानिंग तो हमारी अच्छी है। डिजास्टर में हम काफ़ी पैसा भी खर्च कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें NHI को भी ये देखना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स काल में जब शिमला में रेल पहुंची तो उन्होंने परमाणु से सोलन 103 टनलें बनाई। हमें टनलिंग पर ज़्यादा जाना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में नहीं, अक्रॉस दी ऑल हिल स्टेट में अगर हम टनलिंग पर जाते हैं तो कम नुकसान होगा। और जो NHI की बात है, मैं गडकरी जी का एक बयान देख रहा था कि गूगल में बैठ के जो DPR बनाई है वो गलत DPR बन गई है। हिमाचल प्रदेश में क्या पहले से सड़कें नहीं थी? 50,000 किलोमीटर हिमाचल के इंजीनियरों ने सड़कें बनाई हैं, वहाँ बहुत कम लैंडस्लाइड्स हो रहा है। ये 90 डिग्री के कटिंग के साथ जब बड़ी बड़ी मशीनें रोड बनाने के लिए लगा दी जाती है तो उससे क्या होता है कि स्टेटस सेटल नहीं होता, और स्टेटस सेटल नहीं होता तो बार बार वो लाशें गिरते रहते हैं। NHI को भी नुकसान होता है और प्रदेश की जनता को भी उससे तो रुकावट आती है, आने जाने में रुकावट आती है। सीएम साहब, आप क्लाइमेट चेंज की बात कह रहे हैं और ये बिल्कुल सही है। क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसके तहत हमें नई पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, पर सरकार को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सीएम साहब, हिमाचल में एक वक्त था कि आप सिर्फ 2 स्टोरीज बना सकते थे, उसके ऊपर अलाउड ही नहीं था बनाना। फिर सरकार पे सरकार आई और क्योंकि रेवेन्यू गेन के लिए, टूरिज्म गेन के लिए 2 से 5, 6, 7 माले बिल्डिंग बनने लग गई और काफ़ी सारी ये बिल्डिंग्स बिल्कुल रिवर बेड पे बनने लग गई। आप सही कह रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट बहुत जगह होता है जहां पर कोई बिल्डिंग्स नहीं होती, पर जहां पर क्लाउड बर्स्ट होता है वहां का पूरा मलबा नीचे आ जाता है विद द सॉइल, और जहां पर ये बिल्डिंग्स होती हैं उनको साथ लेके जाता है। नंबर 1। सीएम साहब, दूसरी बात जब आपने कही नेशनल हाईवेज की, एक ऑल वेदर रोड होती थी जो बिल्कुल लेह तक जाती थी। आज हमने जो 4 लेन बनाए हैं पहाड़ काट काट कर, वो हर मॉनसून में बह जाती है। नहीं, 2 चीजें आपने पूछी है। एक तो नेशनल हाईवे के बारे में पूछा। मैं नेशनल हाईवे के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि उनको टर्निंग पर जाना पड़ेगा। नदी की किनारों पर जाकर ज़्यादा रोड नहीं बनानी पड़ेगी, टर्निंग पर जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। और दूसरी 5 और 6 स्टोरीज की जो आप बात कर रहे हैं, हमारा सेक्रेटरी 8 स्टोरी का, वो तो अंग्रेजों के समय से बना है। एडवांस स्टडी जो है आज की वो 10 स्टोरी की है। ये नहीं है, जहाँ स्ट्रक्चर अच्छा होगा, रॉक सॉलिड होगी, स्टेटा अच्छा होगा, वहाँ आप 8 या 10 स्टोरी भी बना सकते हैं। वो तो जगह के हिसाब से होता है। लेकिन
जहां बनाना है वहां हम 8 स्टोरी बनाए, जहां नहीं बनाना वहां कुछ ना बनाए, वो हमने नोटिफाई किया है। हमने कुछ एरिया बिल्कुल ग्रीन कर दिया है जहां नो कंस्ट्रक्शन जोन करने जा रहे हैं। ये सब चीजें सड़क के साथ जुड़ी नहीं है। आप इसका बेसिक कारण समझिए कि ये ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, क्लाउड बस्टिंग हो रही है। आप बताइए, स्पीति जो कोल्ड डेजर्ट है, जहाँ कभी बारिश नहीं पड़ती थी, वहां बारिश हो रही है, वो हो रही है। वहां तो रेतीले पहाड़ है। अब अगर वहां 2 दिन 3 दिन शिमला की तरफ और पूरे हिमाचल की तरफ बारिश हो जाए तो पूरा स्पीति नीचे आ जाए। तो ये चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये ग्लोबल वार्मिंग है। और हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि 56 के करीब हम हिमाचल प्रदेश में भी क्लाउड बस्ट हुए। मैं बचपन से शिमला में रहा हूँ, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा है। ये सब क्लाउड बस्टिंग के कारण है। और क्लाउड बस्टिंग जहाँ होती है वहाँ कोई घर नहीं है, वहाँ कोई वो नहीं है। नदी किनारे में रहने वाले लोगों की तो जान बच जाती है। उनका तो जान माल, जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन बाई चांस कर ली होती है कि नदी कभी यहाँ आएगी नहीं, उनको नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्लाउड बस्टिंग ही मेन कारण है। अब आप मुझे बताइए कि अभी बारिश, बर्फ़ पड़ गई है मनाली में सितंबर में। अब अभी हमारा सितंबर चल रहा है और बर्फ़ पड़ गई है। चलो, बर्फ़ पड़ने से एक फ़ायदा हमें ये होगा कि जो बारिश है वो रुक रही है। तो ये अब ये सब चीज़ों को अभी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और साइंटिफिक अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनके द्वारा भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और जो हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के उनसे भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। यार, अगर 4 दिन कंटिन्यूटी में बारिश होगी तो मिड सॉइल जो है सॉफ्ट हो जाएगी और वो लैंडस्लाइड्स होंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लैंडस्लाइड्स अभी नहीं होते हैं। मुझे 50 साल हो गए, लैंडस्लाइड छोटे छोटे होते रहते हैं, लेकिन जो क्लाउड बस्टिंग है उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। अभी हिमाचल प्रदेश में वो हो रही है, अब उत्तराखंड की में भी होगी, अभी कि आपके जम्मू कश्मीर में भी होने लगी है। अभी तो उनमें कम है, हमने तो सीख ली है। हम तो अपने जान माल के नुकसान कर रहे हैं, लेकिन संपत्ति को हम नहीं बचा पा रहे हैं, पानी की योजनाओं को हम नहीं बचा पा रहे हैं, सड़कों को हम नहीं बचा पा रहे हैं। और इसके लिए इनको भारत सरकार को भी सोचना पड़ेगा अक्रॉस द कंट्री की एक ग्रीन सेस जरूर लगाए, ग्रीन बोनस सेस, जो सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट जो इकोलॉजी है उस पर खर्च किया जाए। सीएम साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, टेकिंग द टाइम आउट। वी होप द सिचुएशन इन हिमाचल गेट्स better soon. Tragic visuals that have been coming in, especially of infrastructural loss, and 300 lives, viewers, it's not a small number, have been lost only due to floods, cloudbursts, landslides. Thank you, Sukhwinder Singh Sukhu, for joining us, viewers. But ultimately, one can blame global warming and climate change. And yes, one needs to address it. But along with that, certain policy decisions by our hill states need to be looked into as well, where rampant urbanization comes into play. With that, I want to quickly shift focus to our other big political story that we've been tracking very closely, and it comes in from the state of Bihar. GST revision on tobacco products have raked a massive political storm, primarily because while cigarettes and other tobacco products have moved up to sin good category of 40% GST, the Tendu Bidi has been marked down to 18%. The Congress says all of this with an eye on Bihar elections, while the BJP has turned around and said, don't insult Bihar. Take a look. Amid all the rejoicing over the revised GST slabs, it's the humble BD that has sparked off a firestorm in battleground Bihar. Remember, the union government has increased the GST on all tobacco products to the 40% slab as part of the sin tax criteria. But not only was the BD given an exemption, but GST on it was also reduced from 28% to 18%. This move gave Congress an opportunity to fire a fresh salvo against the BJP. In a cryptic social media post, Kerala Congress highlighted that both BD and Bihar start with B, hinting at the consumption of BDs in Bihar led to this GST move targeting voters in poll-bound states. However, when the controversy snowballed into a massive political storm, Kerala Congress not only deleted the post, but has issued an apology. Kerala Congress claimed that their jibe at Prime Minister Modi's GST poll gimmick was twisted. But the damage was done.
BJP launched a scathing attack at Congress, alleging that first, the party abused the mother of Prime Minister and now has insulted entirety of Bihar with the BD analogy. BJP has accused Congress of crossing all limits and questioned whether RJD supported its ally. बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है। देश के हितैषी कतई नहीं हो सकता। किसी भी प्रांत पर कोई भी प्रश्न उठाता है और उसका अपमान करता है, वह माँ भारती का संतान नहीं हो सकता। ऐसे लोग सजा के हकदार है, कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा अपमान है बिहार के लोगों का, और ये सदैव से आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जहां भी कहीं दूसरे जगह सत्ता में रही है राज्यों में, हमेशा उन जगहों पे बिहारियों का अपमान हुआ है। With just 2 weeks to go before dates for Bihar elections are announced, the political discourse is heating up. All thanks to the humble BD. Bureau Report, India Today. Yes, but the fact is what is made to look like the poor Tendu leaf BD is not so poor when it comes down to the corridors of power. It wields fair amount of political clout, because if you look at policy where the BD is concerned, over years governments might change, but a soft spot for the Tendu leaf BD continues. Anyway, let's move across right now to our panelists this evening, because it's caused a bit of a stir. The BD has smoked the battlefield of Bihar, and lots of political commentary coming in on that. Joining me, Dr. Shama Mohammed, National Spokesperson, Congress; Dr. Syed Zafar Islam, National Spokesperson, Political and Economic Affairs, BJP; Rajiv Ranjan, National Spokesperson, JDU. All of you will get a 2-minute time to put your points forward, as it's 2:1 panel. We try and give Dr. Shama Mohammed an extra minute in the end. Dr. Mohammed, let's begin with you. The Kerala Congress tweets out linking the cut of GST on BD from 28 to 18%, not a sin good, while cigarettes and other tobacco products move to 40%, linking it to elections in Bihar. There's been a fair amount of backlash. The sheer fact that RJD is not on this panel because RJD disagrees with the Congress here. First and foremost, happy Onam to every one of you all. It's a festival for me today, and but at the same time, when I saw the Himachal videos, I'm also upset. So one side we are celebrating, the other side. And the other thing is, I must tell you, I'm so happy today that that lady called Sanju Verma is not there. I can debate today while on this channel. To see Zafar is happiness for me today. Let's understand one thing. You know, I fail to understand what is the controversy here. Cigarettes have been increased from there to 40%, and BDs have been decreased from 28% to 18%. Now let's understand that they also cause cancer, just like being a doctor, the other one causes. It is harmful for health. But Bihar singings, many women in villages is using this is their profession basically, BD holding. But the question today is the health more important? You need to find other forms of employment. So there was no insult here. Now, if you call this an insult, I want to ask you today something, Preeti. During the Jharkhand elections, I will never forget. It insulted Muslims and it insulted an Adivasi CM. The BJP brought out an ad in which Muslims are entering a house in Jharkhand where they are telling the Hindus to leave and showing that this has been allowed by the CM of that state, which is Hemant Soren, an Adivasi. So it was an insult to Muslims, an insult to the Adivasi CM. We complained, Election Commission had to ask the BJP to remove the ad. Did BJP ever apologize for that? They insulted the Adivasis. They insulted the Muslim community, but no. Here, there is nothing other than telling that the BD is as harmful as the cigarettes. That is all what was mentioned in this particular tweet. It also causes cancer like cigarette and other tobacco products. So if you're going to change it, you should have also put BD in 40% and not in the 18%. And I don't see anything wrong. There was never an insult from Bihar. My leader... Okay. But
Shama Mohammed, you speak of your leader Rahul Gandhi, and I'll circle back to you after. Your time is up, ma'am. The fader is down. We won't be able to hear you. I'll circle back to you after we speak to our other guests. But the question, Shama Mohammed, is also that you had Rahul Gandhi in February 2024 who met BD workers in Murshidabad promising them a better livelihood. So at that point of time, there was no mention of cancer or how it's unhealthy. I'll come back to you, ma'am. I want to cut across to Dr. Syed Zafar Islam. Dr. Syed Zafar Islam, why try and put a spin on something which clearly isn't there? Well, you have to understand the mindset, Preeti, that Congress mindset is always to insult people, and they are now insulting the people of Bihar, equating BD with Bihar. That clearly suggests that they are trying to insult, and Shama Mohammed perhaps has not seen the tweet. Because had she seen the tweet, perhaps she wouldn't have spoken that we are not speaking about Bihar. B for Bihar. What does that mean? B for BD. What does that mean? You are trying to equate Bihar with BD, and that's an insult. As far as the rates-wise, the GST rate has come up. Nothing to do with Bihar, nothing to do with anything else. Because there are many people who are employed, and there was like Mr. Rahul Gandhi was talking about better employment, better compensation, better wages for them. It is for them. It has been dead so that they survive on this trade. Their income should improve, and that was a long outstanding demand that their livelihood is important, and that's why the GST rate should come off. And that is why it is always used by marginalized section of the society, the poorer section of the society, and Congress is anti-poor, anti-Bihar, and that is the mindset which they have demonstrated, and that's why Shama Mohammed is saying that there's nothing wrong. And if there was nothing wrong, then why did Rahul Gandhi went to all the way to say this with what Preeti has highlighted to you? Also, even now, when Kerala Congress has deleted it, Rahul Gandhi didn't say a word. Didn't say a word. If he really didn't believe in it, he would have mentioned it. He would have disagreed it about this tweet, but he didn't do anything. That only suggests that he is also understand that Bihari can be equated with BD, and that can be insulted. And okay, so your fader is going to be down. All right. Oh, okay. So we do finally have RJD, because RJD decided not to be a part of the debate, but they have finally sent a spokesperson. Utpal Ballav, spokesperson, RJD is also with us. Utpal Ballav ji, आप अग्री करते हैं जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने एक ट्वीट किया था, कांग्रेस केरला, फिर उन्होंने डिलीट कर दिया, जहां पर उन्होंने बोला बी फॉर बिहार, बी फॉर बीडी। बीजेपी कहती है कि आप ये कैसे इक्वेट कर सकते हैं बिहार और बीडी को एक साथ? ये इंसल्ट है। देखिए, सबसे पहली बात कि वो ट्वीट किए और फिर वो डिलीट भी किए, इट मींस कि वो कहीं ना कहीं ये बात समझे होंगे कि ये संवेदनशील है और ये भावनात्मक मामला है, इसलिए इसको वो हटा लिए। और चूंकि वो केरल से है, पता नहीं बीडी को समझते हैं, भाषीय मामला भी हो सकता है, क्या है वो स्पष्ट रूप से है कि उन्होंने समझा कि डिलीट करने लायक चीजें कर लिया। रही बात कि बीडी जो है ना, बीडी ऐसी नहीं है कि बीडी से बिहार का बदनामी हो रही है। आपको मैं बता दूं कि नॉर्थ बिहार जो है बड़े पैमाने पे तंबाकू का उत्पादन का क्षेत्र है और बड़ी संख्या में यहाँ पे किसान तंबाकू का उत्पादन करते हैं। हाजीपुर, समस्तीपुर और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, इवन मतलब पूरे नॉर्थ बिहार में मैं कह सकता हूं कि जब तंबाकू का बढ़िया उत्पादन होता है। वहीं दक्षिण बिहार में तेंदुए के पत्ते, जो कि जिस पत्ते में बीड़ी को बांधा जाता है, और आपको बता दूं कि बीड़ी जो है वो कुटीर उद्योग है, घरेलू उद्योग है, 1-2 परिवार लोग अपने घर में ही उसको बना लेते हैं, तो एक बड़े पैमाने पे रोजगार का भी ये अवसर है। तो यहाँ इससे अपमान जैसे शब्द बीड़ी से जोड़ने का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब नहीं है। अगर ये कुछ हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इससे कहीं कोई अपमान की बात है इसमें। राजीव रंजन जी, क्यों बिना बात में इसको ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं कि ये अपमान है? क्यों है अपमान? जैसे आरजेडी वाले स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर हैं बीड़ी पे, तो अगर ट्वीट भी कर दिया बी फॉर बिहार, बी फॉर बीडी, इसमें क्या इंसल्ट हो गई? अब मुझे हैरानी है, आरजेडी का ऑफिशियल स्टैंड कांग्रेस से माफी मांगने की बात उन्होंने कही इस बयान को लेकर। अब इन्होंने क्या कहा, मैंने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस को सुना है, और जहां तक देखिए ये बिहार और बीड़ी तक ये मसला नहीं, ये दरअसल
आपने तो बताया कि राहुल जी ने बीड़ी के जो उद्योग में लगे जो मजदूर थे उनके साथ उन्होंने कोई कैंसर जैसी बीमारी का जिक्र नहीं किया, उनका जीवन कैसे बेहतर हो और तमाम सुविधाएं उनके लिए क्या हो सकती हैं, इस पर उन्होंने बातें की थी। देखिए दरअसल क्या है, बिहार एक दुखती रग है कांग्रेस की। बिहार ने देश को देश का पहला राष्ट्रपति दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से पंडित नेहरू के रिश्ते कभी अच्छे नहीं। 2 गज जमीन मैसर उनको दिल्ली में नहीं हुई, उनकी कोई समाधि नहीं, और उनको पटना भेज दिया गया था। जीवन के आखिरी वर्ष उन्होंने पटना में। दूसरा जो बड़ा सवाल है, जो बिहार से कांग्रेस की नाराजगी है, वो है 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने व्यवस्था परिवर्तन और अधिनायकवाद के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद किया, और कांग्रेस का जो हुआ पूरे देश में देखा है। अब ये लगातार, और उसका जो पूरी की पूरी एक श्रृंखला है, रेवंत रेड्डी से लेकर के और चरणजीत सिंह चन्नी, और मैं तो कहूंगा ये स्टालिन जैसे लोग, जो लोग बिहार को गालियां देते हैं, उनको आप सभाओं में बुलाते हैं, तो बिहार आपकी ताबूत में आखिरी कील ठोके। इतनी बात तय है कि कांग्रेस की हैसियत बिहार में पहले के मुकाबले कमजोर होती चली गई, और 90 के बाद कांग्रेस लंबे समय से बिहार के मुख्यधारा की पार्टी थी। अब ये आखिरी कोशिश राहुल जी की थी, वो बिहार में जानते हैं कि महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन कांग्रेस बच जाए। लेकिन ये जो बिहार की अस्मिता और स्वाभिमान पर जो प्रहार है, इससे उभर पाने में कांग्रेस को दशकों का इंतजार करना पड़ेगा। Sir, आपका फेडर डाउन हो गया है. I just want to give final comments. I just want to also, it's interesting because the RJD spokesperson came and said what he had to for a minute and he's left the show. All right, okay, no, he's back. He's come back. I'm going to give all our panelists 1 minute each. Shama Mohammed, 1 minute. And the question I ask you is what's the need? Because you know that the BJP and the JDU is running with the fact of what possibly Mr. Stalin had said or what Mr. Revant Reddy had said when it came down to, he's saying that Telugu DNA is superior to Bihari DNA. Stuff like this only makes it easier for the BJP and the JDU to attack you. I don't think so, because just exactly what they said, that there is nothing insulting about BD. I think the JDU spokesperson clearly said that. So what is wrong in that? A lot of people work. And like the BJP spokesperson, that Rahul Gandhi is worried about the livelihood. How can he improve it? See, they've been in power. They've not done anything for them. Let's understand, for these BD workers. And we feel for them, and you have to understand that. Now, the other thing he said is that Rahul Gandhi hasn't said a single word. When Jharkhand, when Adivasi CM was insulted, did the Prime Minister of India say a single word? The Prime Minister has not even stepped into Manipur, so I can go on. So Adivasis, y'all don't like. Muslims, y'all don't like. So Jharkhand, you can insult the CM. But here we have even deleted the tweet without the election commission or anybody saying it. We did it ourselves. What have you done? You keep insulting. So that is the problem with the Bharatiya Janata Party. And also the most important thing, to divert from the Vote Adhikar Yatra, which has been successful of Rahul Gandhi. Every day they bring each things. They know that we are forming the government, and the Vote Adhikar Yatra, there is chori happening in Bihar. Okay, ma'am, faders down. 1 minute, I want to bring in Syed Zafar Islam, sir. 1 minute, your rebuttal. You've been wanting to come in. Go ahead. I think they have no leg to stand, because their argument is something which they can appeal to anybody. Having said that, what is important for everyone to see, that why did they delete the tweet? Had they been really not been derogatory, then they would have not deleted the tweet. The fact that this tweet was to insult the Biharis and equate them with BDs, that's why they had to delete it. Because everybody felt, including their own party members, that even their own alliance partner, that it's an insult to Bihar and Biharis, and they should have, and that's why they had to delete it. But Rahul Gandhi, while speaking about the better livelihood for them, better wages for them, if the government has done it, instead of appreciating it, he is keeping it mum, and is not even asking his own colleague not to make this kind of a statement against Biharis or insult Bihar or Biharis. So that shows the double standard they All have. right.
But on the contrary, and I'll take that question to Rajiv Ranjan ji, but first I'll go across to Utpal Balav. On the contrary, the fact is that if they've deleted the tweet, they've understood if inadvertently it has hurt the sentiment of Bihari pride, then it is better to delete it. Rajiv Ranjan ji, you can go first. उन्होंने डिलीट तो कर दिया है, उन्होंने साफ देखा है, देखिए अगर इसमें थोड़ा भी अगर लगता है कि ये हर्ट हो सकता है, इसको डिलीट करना बेहतर है. अगर गलती है मान लिए. देखिए, शमा मोहम्मद को मैं सुन रहा था, इन्होंने क्या कहा कि जेडीयू के स्पोक्स पर्सन ने तो इसे कोई बड़ी बात नहीं मानी है. मैंने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है. शमा मोहम्मद जी, आपकी हिंदी हो सकता है अच्छी नहीं हो, मैंने कहा ये एक पूरी की पूरी श्रृंखला है. गालीबाज कांग्रेस के नेताओं का जो अतीत है, जो इतिहास है, बिहार को आपने फ्रेट इक्विलाइजेशन का तोहफा देश को दिया, जिससे सबसे ज्यादा बिहार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ उससे प्रभावित हुआ था. सेस रॉयल्टी के जो दोहरे मानक थे, उससे बिहार का नुकसान हुआ. बिहार के साथ हर 5 ईयर प्लान में कांग्रेस की 6 डिकेड्स की जो सरकारें थी, उन्होंने सौतेला व्यवहार किया. और देखिए, ये पूरी लंबी फहरिस्त है. आप गालीबाज नेताओं की भी पूरी सूची पूरे देश के सामने पब्लिक डोमेन में है, आपके नेताओं की सूची. लेकिन ताजा जो आपका ट्वीट है, जिसको आपने डिलीट कर लिया, इतनी बात तय मान लीजिए, ये आपके लिए, कांग्रेस के लिए अच्छे दिन आने वाले नहीं है. इसको सुनिश्चित करने का काम आपके. सर, योर टाइम इज अप. उत्पल बल्लभ जी, इसको देखिए, क्योंकि ये अकेले नहीं देखा जाएगा कि एक ट्वीट आया जिसमें, और मैं सिर्फ परसेप्शन की बात कर रही हूं, कि जिसमें अलेजिडली मान लीजिए बिहारी प्राइड को हर्ट किया. ये ट्वीट लिया जाएगा कि देखिए रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, ये ट्वीट भी लिया जाएगा देखिए स्टालिन जी ने क्या कहा, और आप उन सबको बिहार ले आए. प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने बिहार की बोली लगाई, प्रधानमंत्री ने बिहार बेटी पटाओ और बेटी बढ़ाओ. ये प्रधानमंत्री भी किया, वो तो माफी भी नहीं मांगते हैं, डिलीट भी नहीं करते हैं. ये सब भी देखा जाएगा. अच्छा, और राजीव जी की तो मजबूरी है, पकड़े गए हैं वो. ये सब भी देखा जाएगा ना. प्रधानमंत्री जी की बेटी पढ़ाओ, टेलीकॉम पे भी पढ़ते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बिहार की बोली लगाते हैं. चलिए, डॉक्टर शमा मोहम्मद, 30 seconds to you. There seems to be an audio problem there. Go ahead. In the railway today, there was a lady abducted and raped. आप उसके बारे में बता दो ना, आपका लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्टेटस है? और अब जब ध्यान भटकाने के लिए, जो वोट अधिकार यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए आप ये सब बोलती हो, जेडीयू के जो स्पोक्स पर्सन है, मैं हिंदी जानती हूँ, मैं दक्षिण भारत से, ये हमें अपमान मत करो जो दक्षिण भारत से कि हमको हिंदी मालूम नहीं. ये गलत है जो आपने बोला है, मैं अच्छी तरह से सुन सकी हूँ. और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आप लोग कर रहे हैं कि हर दिन हर वक्त ध्यान भटका रहा है, आपने अभी भी मुझे जवाब नहीं दिया कि जो पीएम ने झारखंड में क्या किया, उसने एक आदिवासी पीएम को अपमान किया है, उसका क्या है? कुछ लेना नहीं है. आदिवासी राजीव रंजन जी, 20 seconds and then I'm going to close the debate. राजीव रंजन जी, 20 सेकंड है आपके पास आंसर करने. अब आपके पास 50 दिन है बिहार के चुनाव में. आपने पूरी तैयारी की है, लोगों के बीच गए, आप गालियां देते रहे बिहार को. बिहार का ये चुनाव है, ये झारखंड का चुनाव नहीं है. और बिहार के मुद्दे ज्यादा अहम होंगे. और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ लीजिए, आपकी पार्टी की बर्बादी तय हो गई. All right. Well, let's just hope that we move on where real issues which should matter electorally come into play. Okay, 10 seconds, Syed Zafar Islam ji, sir, 10 seconds. I'm just giving one piece of advice to Shama Mohammed. Don't shout, don't shrill, otherwise I will send Sanju Verma, okay? Behave nicely. That's a good one to end it with. That's a good one to end it with. All right, we're going to leave it at that. Thank you. Thank you for joining us. इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? मैं आपको आदेश देता हूँ. Another day, another abuse of power by our netas. And this time by the second in command in Maharashtra, Deputy Chief Minister Ajit Pawar. A video has surfaced showing Pawar allegedly pressurizing a woman IPS officer to halt action against illegal soil excavation in Solapur. आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में. सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना. एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा. अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए.
Sub-divisional police officer Anjana Krishna was acting on complaints of illegal Maram mining when villagers clashed with officials. That's when NCP worker Baba Jagtap dialed Ajit Pawar and handed over the phone. On the call, Pawar is heard asking the officer to stop the action. When she fails to recognize him, he goes ahead and questions if she has become so daring. इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? The Maharashtra Deputy Chief Minister has now put out a statement saying his intention was not to interfere with law enforcement but to ensure that the situation does not escalate further. मुझे लगता है अजीत पवार जी कभी भी अवैध काम के लिए, गलत काम के लिए किसी अधिकारी को डांटने वाले अधिकारी नहीं है, डांटने वाले मंत्री नहीं है, हमारे नेता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सामने की स्थिति हमें मालूम होती नहीं है। कई शिकायत आई गई, कोई इलीगल एक्सकैवेशन हो जाए तो उन्होंने देखना उनका भी फर्ज है, वो गए वहाँ, तो उनको दोष नहीं, अधिकारियों का दोष मैं यहाँ मानता नहीं। और दादा उनके साथ बात करते हैं और दादा की वो स्टाइल है कि वो इमीडिएटली वो हल करने की वो कोशिश करते हैं। Meanwhile, the opposition is turning up the heat, demanding an immediate resignation. मिस्टर अजित पवार कुठे गेला तुमचं डिसिप्लिन? अजित पवारांना सरकारमध्ये राहण्याचा अधिकार खरं म्हणजे उरत नाही. याआधी नैतिकतेच्या मुद्द्यावर अशा प्रकरणामध्ये अनेकांना राजीनामे द्यावे लागलेले आहेत. But the browbeating of an IPS officer is not unprecedented for the NCP strongman. As viewers will remember, Ajit Dada is no stranger to brash acts of VIP arrogance. Just this January at a Baramati event, he sparked anger with an insensitive remark that his voters do not own him. And back in 2013, during Maharashtra's drought crisis, he faced outrage for saying, should he urinate in the dam since it had dried up? Such repeated brazenness raises only one question. When will those in power realize they're not above the janta? Bureau Report, India Today. Viewers, wouldn't it be apt to say, because the same words were used by the Deputy Chief Minister, how dare you, Mr. Ajit Pawar, come in the way of IPS officer doing her job? I want to quickly cut across to our political face-off. Chitra Batham, spokesperson Congress, Brij Mohan Srivastav, spokesperson NCP, Ajit Pawar faction. Join us. Mr. Srivastav, it's a very basic question, sir. What gives the right to any politician, leave alone let him be the Deputy Chief Minister of a state, to come in the way of a law officer dispensing her duty, to actually threaten, try and intimidate her, come in the way of her dispensing her duty where she was acting on a complaint on illegal mining? प्रीति जी, देखिए आपने जो प्रश्न उठाया है मैं उसको स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से आईपीएस ऑफिसर के कुछ अधिकार होते हैं, इसी प्रकार से डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भी अधिकार होते हैं और उसके तहत वो हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, उनके बारे में अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बात करेंगे तो फिर बात कौन करेगा? लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं। श्रीवास्तव जी, क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास अधिकार है? क्या इतना डेयरिंग हो गया है कि ये करोगे? इज दिस द वे टू टॉक टू एनी लॉ ऑफिसर? मैं उसके पहले आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, अगर आप इसको देखें तो बेहतर होगा। ये देखिए कि ये जिस जगह का विवाद है वहां की स्थिति ये है, ये देखिए, सर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको पहले इसलिए तो क्या हो रहा है कि स्टूडियो में बैठ के आप जो बात करना चाहते हैं उसकी ग्राउंड रियलिटीज को भी समझना होगा। वहां पर 15 अगस्त को एक प्रोग्राम होता है उस गांव में, वहां के बच्चे ये मांग करते हैं पंचायत के जो पदाधिकारी हैं उनसे कि कृपया करके आप ये सड़क बनाइए, क्योंकि इस सड़क से हम लोग निकल नहीं पाते। इस सड़क का पहले से टेंडर हो चुका था, 7 लाख रुपए में वहां पे सड़क बनाने का काम होना था और काम चुकी होना था, इसलिए उस काम के तहत ये जो वहां पे निर्माण कार्य की शुरुआत हो रही थी ये उससे जुड़ा हुआ मामला था। इस पुलिस अधिकारी आप कह रहे हैं, एक सेकेंड सर, आप कह रहे हैं नंबर 1 जो वहां पर डीएसपी मौजूद थी
उन्होंने झूठ बोला जब उन्होंने बोला कि उनको एक कंप्लेन आई थी इलीगल माइनिंग की? क्या आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रही थी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि वहां की स्थिति ये थी, और डिप्टी एसपी साहिबा को ये बात नहीं मालूम थी कि वहां पर इसका टेंडर हो चुका है और वहां किसी प्रकार का काम शुरू होने वाला है। उनको किसी ने शिकायत की, जब वो वहां पहुंची, उनको जब स्थिति का पता लगा, क्योंकि वहां पे गांव के बहुत लोग इकट्ठे हो चुके थे। आप कह रहे हैं सो ऑल ऑफ दिस जस्टिफाइज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टू यूज द काइंड ऑफ लैंग्वेज ही यूज्ड विद हर। ना, बिल्कुल नहीं। मैं पहले से कह रहा हूं कि ये विवाद तो खत्म हो चुका है। आदरणीय अजीत दादा पवार ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि उनकी मंशा बिल्कुल भी नहीं थी किसी अधिकारी को के खिलाफ बोलने का या उसको धमकाने का। बात स्पष्ट है, लेकिन मैं आपको ग्रामीण चित्रा बाथम, it is being misconstrued. The NCP spokesperson is saying there was something. Make your point. Can you hear me? I can hear you, ma'am. Make your point. Yeah. What I'm saying, it is so ironical that yesterday the government, the NDA government and its allies actually called out for a Bihar Bandh throughout the day. What was the agenda of it? It was in support of Mahila Samman, maybe Mahu and all that Nautangi they all did. And today the true face of the NDA and its allies stands exposed as such. It is actually shameful. Now please don't interrupt me. It is actually shameful, disgraceful, disrespectful, manipulative and notorious corrupt politician, I would say, Mr. Ajit Pawar, who relishes the post of a deputy CM, who's the minister. What right he has? इनको रोकिए। इस प्रकार से ये चर्चा है कि बहुत गंभीर चर्चा है। There's a problem with your audio. 1 second. There is also a problem with your audio. 1 second. What is the NC? There's a problem with your audio, Chitra Batham. 1 second. Does the deputy chief minister apologize for trying to threaten a law officer? NCP spokesperson. प्रीति जी, थ्रेटनिंग नहीं हुई है। सर सामने है, थ्रेटनिंग हुई है। ये बहुत डेयरिंग हो गया है। मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा ना। ये देखिए, अच्छा एक बात बताइए, क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर को किसी अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार नहीं है क्या? This is not the language, sir. And if you are sitting there in the studio and justifying this language, there's a huge problem with it. There is a huge problem with it. If you are sitting on a national channel, be it a regional channel, and justifying the language that the Deputy Chief Minister Ajit Pawar used against a law officer who was acting on a complaint, it is despicable. I'm going to leave it at that. I am going to leave it at that. I appreciate both of you for joining us. Thank you, dear viewers. We're going to quickly move on and dip in to this exclusive chat I had with Prashant Kishore for my show Unpolitics. We're going to play out the whole conversation tomorrow. The podcast also drops 9 p.m. on YouTube India Today channel. क्या राहुल गांधी को ये नहीं पता है कि लालू यादव के शासन काल में बिहार में क्या हुआ था? ये नहीं पता है। और राहुल गांधी या कांग्रेस अगर बिहार में 10, 12, 20, 25 एमएलए न जीते तो उनकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने चुनाव हारे हैं, एक बिहार भी हार जाएंगे। लेकिन क्यों गलत का साथ दे रहे हो? इसलिए मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी मजबूरी नहीं है। देखिए, बिहार में कोई रीजनल पार्टी है, वो जुड़ा हुआ है, उसकी मजबूरी है। कांग्रेस की मजबूरी नहीं है। कांग्रेस चाहती तो बिहार को सुधारने का प्रयास कर सकती थी। ये तेलंगाना में प्रयास करेंगे, बिहार में नहीं करेंगे। किससे जुड़ के? आपसे जुड़ के? नहीं, हमसे जुड़ के नहीं, खुद से करते। हम तो आज आए भाई। कांग्रेस 1989-90 तक यहाँ रूलिंग पार्टी थी। अगर कांग्रेस 90 के बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कैमरे पर, हम लोग बच्चे थे। 1989 में राजीव गांधी इसी गांधी मैदान में प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने घोषणा की थी कि बिहार को मैं अपने विकास की लेबोरेटरी बनाऊंगा, 50,000 करोड़ का विशेष पैकेज घोषित करूंगा। हम लोग मोदी जी के 1 करोड़ 20 लाख का रोज चर्चा हो रहा है। राजीव गांधी ने 1989 में ये बात कही। उसके बाद केंद्र में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, 5 साल नरसिम्हा राव और 10 साल मनमोहन सिंह जी। क्या किया बिहार के लिए इन लोगों ने? नहीं किया। तो अब आकर उस जंगल राज को वापस लाना चाहते हो, जिसने कि बिहार को इस गर्त में पहुंचाया। अरे कम से कम न्यूट्रल रहो यार। नहीं लड़ोगे क्या तुम्हारा आफत हो जाएगा? तुम भाई पूरे देश की पार्टी हो। कांग्रेस को ये बैठकर, अगर कांग्रेस अपने दम पर लड़े, क्या दिक्कत है? आपका बिहार से आपकी पार्टी तो नहीं चलती है। 35 साल से आप बाहर बैठे हुए हो। क्यों
ऐसे लोगों को बढ़ा रहे हो जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया। तो ये गुनाह है, ये गुनाह है। अगर इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, कई बार लोगों कहा कि बिहार के बर्बादी के लिए लालू नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपाई हैं। क्यों? क्योंकि बिहार की जनता ने लालू जी को एक ही बार जिताया 1995 में। आपने बताया पहले। बाकी समय लालू यादव और उनकी पार्टी सत्ता में रही कांग्रेस की मदद से। We are all set to interview our next guest for Unpolitics, Mr. Prashant Kishore. बिहारी आर्ग्यू बहुत करते हैं, सही में? नहीं, we are not that argumentative as a society, but yes. सही बात है कि प्रशांत किशोर के पेरोल्स पे फॉर बिहार इलेक्शंस 16,000 लोग हैं कि 2011 में आप मोदी जी से मिले, आप कैसे टकरा गए मोदी जी से? द जनरल परसेप्शन प्रशांत किशोर इज दैट प्रशांत किशोर हैज अ गॉड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, डू यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द गांधीज? पहला चुनाव हारा जाता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ा जाता है, तीसरा चुनाव जीता जाता है। बहुत बड़े लीडर ने कहा कि आप सब चीज तो आप अच्छा कर रहे हैं, मुस्कुराते नहीं हैं आप। जो 400 रुपया में अपना जिंदगी जी रहा है, तब आप उसके सामने मुस्कुराइएगा कैसे, मुझे वो कला आती नहीं।